दोस्तों आज हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताएंगे। एक छोटा सा गांव था किशनगंज और किशनगंज गांव में शंभू अपनी पत्नी शारदा और एक अपने बेटे विजय के साथ रहता था। शंभू को उसका बेटा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शंभू को अपने बेटे को लेकर काफी चिंता रहती थी। और एक दिन शंभू अपनी पत्नी से बोलता है, अरे शारदा, क्या विजय अभी तक स्कूल से नहीं आया? दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या आज भी वो अपने दोस्तों के साथ खेलने तो नहीं निकल गया? हाँ, मैं भी उसी को देख रही हूँ। अभी तो यहीं पे खेल रहा था, पता नहीं कहाँ निकल गया। अरे ऐसे कहाँ चला गया? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम थोड़ी नजर रखा करो हमारे विजय पर। वो थोड़ा भोला है और उसको अभी ज्यादा समझ नहीं है। अरे वो अभी अपने आंगन में ही खेल रहे थे, अभी मेरी नजरों के सामने यहीं पे खेल रहे थे, अभी पता नहीं कहाँ निकल गए। अरे शारदा, कहीं विजय ने अपना वही पुराना गेम खेलना तो प्रारंभ नहीं कर दिया, गिल्ली डंडा वाला? अरे आप इतनी चिंता मत करो, आप अंदर जाके बैठो, मैं उसको अभी बुला के लाती हूँ। यहीं पे खेल रहा होगा, अभी उसको आवाज देती हूँ, अभी आ जाएगा वो। इतने आप अंदर जाके बैठो। विजय, अरे बेटा विजय, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो पापा आ गए हैं, वो तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ बेटा। और इस प्रकार शारदा अपने बेटे विजय को आवाज लगाकर वो भी अंदर आ जाती है। और विजय दौड़ा दौड़ा घर में आता है और आकर अपने माँ से कुछ बोलने लगता है। अरे माँ, क्या तुमने सारा का सारा काम गड़बड़ कर दिया? अभी ही मेरी खेलने की बारी आई थी और अभी से तुमने आवाज लगाना शुरू कर दिया। बोलो, जल्दी बोलो, क्या काम है? मेरी बारी आ रही है और मुझे खेलने जाना है। अरे बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी चिंता कर रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज दी। और सुबह से तुम खेलने लग रहे हो, और कितना खेलोगे? अरे माँ, सुबह से तो मैं फील्डिंग ही कर रहा था और अभी मेरा बैटिंग का मुझको मौका मिला था और जैसे ही मैं बैटिंग करने लगा तुमने मुझको आवाज लगा दी। अरे राजू बेटा, तुम कहाँ खेल रहे थे? कहीं तुमने अपना पुराना खेल तो स्टार्ट नहीं कर दिया, गिल्ली डंडा वाला? मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि तुम अपना इस गिल्ली डंडा के खेल को बंद कर दो, ये खेल अच्छा नहीं है। तुम तो रहने दो पिताजी, तुम तो हमेशा मेरे खेल के ऊपर इसी प्रकार से बोलते रहते हो, मुझे खेलने से हमेशा रोकते रहते हो। माँ, इनको बोल दो मुझे इनसे कोई भी बात नहीं करनी और मेरे खेल के बारे में ये बिल्कुल भी ना बोले। मुझे जो पसंद है मैं वही खेलूंगा और मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगा। इस प्रकार विजय और शंभू में आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी और विजय अपने पिता शंभू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। विजय की बात सुनकर शारदा उसको समझाते हुए बोलने लगती है। अरे विजय, ये तुम्हारे पिताजी हैं और ये हमेशा तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तुम इनसे किस तरीके से बात कर रहे हो? ऐसे बात नहीं करते हैं बेटा। और देखते ही देखते रात हो जाती है और शारदा अपने बेटे विजय को कुछ बोलने लगती है। अरे विजय बेटा, तुम्हें अपने बड़ों से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, और वो तो तुम्हारे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी गिल्ली डंडी के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो एक अच्छा खेल नहीं है। उस खेल से तुम्हें चोट भी लग सकती है, इसी कारण वो तुम्हें गिल्ली डंडा खेलने से रोकते रहते हैं, क्योंकि गिल्ली डंडा एक अच्छा खेल नहीं है। अरे माँ, मेरे सारे दोस्त और स्कूल में सभी मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तुम्हारे पिता से डर लगता है और उनकी आंखें देखो कितनी भयानक है। इस प्रकार से सभी मेरे दोस्त बात करते रहते हैं, इसीलिए पिताजी मुझे पसंद नहीं है। और राजू इतना बोलते बोलते सो जाता है और वहीं शारदा भी उसको समझाते समझाते वहीं पर सो जाती है। और अगली सुबह विजय नहा धोकर और अपना स्कूल बैग लटकाकर रेडी रहता है और अपनी माँ से लंच बॉक्स के लिए बोलता है। अरे माँ, कितना समय लगाओगी? अजय और मोहित मेरा घर के बाहर इंतजार कर रहे हैं, वो कब से तैयार होकर आ गए और तुमने अभी तक मेरा खाना भी नहीं बनाया। जल्दी करो वरना मुझे पैदल जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, पराठे तो मैंने बना दिए हैं और तुम्हारी पसंद की छोले की सब्जी वो बनने वाली है। एक सीटी और लग जाए, इतनी देर इंतजार करो, अभी देती हूँ तुम्हें टिफिन।
अरे माँ, कब से 2 मिनट बोल रही हो। देखो कितनी देर हो गई है, स्कूल का समय निकला जा रहा है और मेरे दोस्त भी अभी जा चुके हैं। अब मुझे अकेले ही पैदल जाना होगा। अरे बेटा चिंता मत करो, अभी तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, वो तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे, तुम उनके साथ चले जाना। हाँ? क्या कहा तुमने? पिताजी के साथ स्कूल जाना है? अरे नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं, रहने दो, मुझे नहीं लेना लंच बॉक्स। और विजय अपने पिता के साथ स्कूल जाने के नाम से बिना लंच बॉक्स लिए ही स्कूल चल देता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी के साथ कहीं जाना पसंद नहीं था। जब भी वो अपने पिता के साथ जाता था, उसको उसके दोस्त चिढ़ाते थे, क्योंकि उसके पिताजी की शक्ल बहुत ही डरावनी लगती थी। इसी बात को लेकर विजय अपने पिताजी से नफरत करता था। और शारदा विजय के पीछे पीछे लंच बॉक्स पैक कर कर बाहर आती है, लेकिन वहां से विजय जा चुका होता है और शारदा नजर घुमाकर इधर उधर देखती है। अरे ये लड़का भी बिना लंच बॉक्स लिए ही निकल गया, न जाने अपने पिता से इतनी नफरत क्यों करता है ये। और इतने में शंभू भी घर लौट आता है और शारदा को अचानक यूं आंगन में खड़ा देख बोलता है, अरे शारदा, क्या बात है, तुम बाहर धूप में क्यों खड़ी हो? अरे क्या बताऊं, विजय अपना टिफिन यहीं पे भूल गया है, क्या तुम स्कूल जाके उसका टिफिन दे आओगे? हाँ भाग्यवान, लंच तो मैं लेकर चला जाऊंगा, कहीं विजय मुझे देखकर दोबारा गुस्सा ना करने लगे। अरे नहीं नहीं, वो अभी छोटा बच्चा है, इतना समझता नहीं है, तुम इतना मत सोचा करो। अच्छा लाओ बाबा, जाता हूँ। और शंभू टिफिन लेकर स्कूल चल पड़ता है। अरे संभल के जाना और टिफिन विजय को ही देना, न जाने इन बाप बेटों में कब सुलह होगी। और शंभू टिफिन लेकर स्कूल पहुंचता है और शंभू को देख टीचर बोलते हैं, अरे कौन हो तुम और यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? सीता और गीता, चलो जाओ अपने क्लास में और कल समय पर स्कूल आना। गुरुजी, मैं शंभू हूँ और विजय का टिफिन लाया हूँ, वो आज टिफिन लाना भूल गया। और इस प्रकार शंभू विजय का टिफिन स्कूल के काउंटर पर देकर अपने घर आ जाता है। स्कूल की छुट्टी होते ही विजय चिल्लाता हुआ घर आता है। माँ, माँ कहाँ हो तुम? माँ, तुम्हें कितनी बार बोला है पिताजी को मेरे स्कूल मत भेजा करो। सभी बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, सभी बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी की आंखें कितनी डरावनी है, उनका चेहरा कितना भयानक है। आप पिताजी को स्कूल मत भेजा करो, क्योंकि मैं भी पिताजी से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। अरे बेटा, तेरे पिताजी की आंखें बचपन से ऐसी नहीं थी, तू खूब पढ़ लिख और एक बहुत बड़ा अच्छा डॉक्टर बन जा, ताकि तू तेरे पिताजी की आंखों का इलाज कर सके। और इस प्रकार विजय के अंदर अपने पिता के प्रति नफरत कम नहीं होती और दिन बीतते चले जाते हैं और विजय बड़ा हो जाता है और विजय शहर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वहां पर पढ़ने के लिए जाता है और अपनी माँ को बोलता है, अरे माँ, मेरा शहर की अच्छी कॉलेज में एडमिशन हो गया है और मुझे वहीं पर रहना होगा। तुम पिताजी को बोलकर मेरे को समय समय पर पैसे भिजवाते रहना, ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और तुम भी जरा अपना ख्याल रखना। अरे बेटा, संभल के जाना और अपना ध्यान रखना। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें समय पे पैसे पहुंचा दूं। वैसे तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे पिताजी अब बूढ़े हो चुके हैं और जल्दी से उनको कोई काम भी नहीं मिलता। तुम खूब मन लगा के पढ़ाई करना और एक बहुत अच्छे डॉक्टर बन के ही वापस आना। और इस प्रकार विजय अपनी माँ से इजाजत लेकर शहर पढ़ने को चला जाता है। और एक दिन कॉलेज से विजय अपनी माँ को फोन करता है। हेलो, हाँ माँ प्रणाम, कैसी हो और तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मुझे थोड़े पैसे की आवश्यकता पड़ रही है और मुझे अपनी फीस जमा करनी है। क्या तुम पिताजी से बोलकर पैसे भिजवा सकती हो? प्रणाम बेटा, प्रणाम, खुश रहो। तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं, अभी वो घर पे आते हैं तो मैं पूछ के बताऊंगी। वैसे बताओ, तुम्हें कितने पैसे की जरूरत थी? हाँ माँ, मुझे
तकरीबन 35,000 रुपए की आवश्यकता पड़ रही है और ये मेरा अंतिम वर्ष है और इसके बाद मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें पैसे देने के लिए कल आ जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखो। का माँ रखता हूँ, मेरी कॉलेज का समय हो गया है, मैं अभी कॉलेज में जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना। और अगले दिन सुबह शंभू अपने बेटे विजय के कॉलेज में 35,000 रुपए लेकर जाता है और विजय भी उसे कॉलेज के बाहर ही खड़ा दिखाई देता है। अरे बेटा विजय, कैसा है तू? माँ ने बोला था तुम्हें पैसे की आवश्यकता है, मैं 35,000 रुपए लेकर आया हूँ। अरे बाबा, तुम यहाँ पर पैसा लेकर क्यों आए हो? तुम्हें मना कर रखा है ना कि तुम मेरे कॉलेज में मत आया करो, मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम जल्दी से पैसे देकर यहाँ से चले जाओ। और शंभू पैसे देकर वहां से चला जाता है। शंभू के वहां से जाते ही विजय के दोस्त मोहित और अंजलि उसके पास आते हैं। अरे विजय, ये कौन थे जो तुम्हें पैसे दे के गए हैं? क्या तुम्हारे पिताजी थे? अरे नहीं नहीं अंजलि, ये तो हमारे घर के नौकर हैं और ये मुझे फीस के पैसे देने आए थे और पैसे देकर यहाँ से चले गए। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ये तुम्हारे पिताजी तो नहीं लगते हैं। इनकी आंखें कितनी डरावनी लग रही थी और इनका चेहरा भी बहुत भयानक लग रहा था। और इतना बोलकर अंजलि वहां से चली जाती है और मोहित अपने दोस्त विजय से कुछ बोलता है। अरे यार विजय, तू अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला, अभी भी तू अपने पिता से बहुत ज्यादा नफरत करता है। वो तेरी सारी फीस भरते हैं और उसके बावजूद भी तू उससे ढंग से बात भी नहीं करता और हमेशा उनको फटकारता रहता है। ऐसा अच्छा नहीं है मेरे दोस्त। देखो मोहित, ये हमारा घरेलू मामला है और तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मुझे मेरे पिताजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि बचपन से मैं उनसे नफरत करता आया हूँ क्योंकि उनकी आंखें कितनी डरावनी है और सभी लोग मुझे यह बोलकर चिढ़ाते रहते हैं। विजय, चाहे तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे दोस्त, आज तू जो भी है, इतना बड़ा डॉक्टर तू बनने जा रहा है, वो अपने पिताजी की मेहनत के कारण ही बनने जा रहा है क्योंकि उन्होंने तुझे पढ़ाया लिखाया, अपनी आवश्यकताओं में कुछ कमी कर कर तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, वो उनकी ही बदौलत है। और मेरे दोस्त, तू इस प्रकार से उनका तिरस्कार करता है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर तू इसी प्रकार से अपने पिताजी का तिरस्कार करता रहा तो दोस्त, अब से मेरी और तेरी दोस्ती खत्म समझ। और इस प्रकार विजय और मोहित आपस में नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। और कुछ समय बाद विजय बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है और वो अपने घर पर आकर अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ और मुझे अभी शहर जाना होगा और मेरी पोस्टिंग मुंबई कर दी गई है, तो तुम पिताजी का और अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें हर महीने पैसे भिजवाता रहूंगा और मैं कुछ समय बाद घर भी आता रहूंगा। और इतना बोलकर विजय वहां से चला जाता है। और इस प्रकार 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन ना तो विजय का कोई पैसा आता है और ना ही विजय की कोई खबर आती है। एक दिन शंभू बाजार जाते हैं तो विजय का दोस्त उनको मिलता है और वो उससे कुछ बोलते हैं। अरे, तुम तो विजय के दोस्त मोहित हो ना? मोहित, कैसा है विजय और कहाँ है? अभी मुंबई में उसको मकान मिला या नहीं मिला? कैसा है विजय? तुम्हें तो बताता ही होगा, हमारे पास तो उसकी कोई भी सूचना नहीं है। अंकल जी नमस्ते। और ये क्या बोल रहे हैं, विजय मुंबई में? अरे नहीं नहीं, विजय तो इसी शहर में रहता है और विजय की एक लड़की भी है, उसने शादी भी कर ली। क्या आपको ये नहीं पता? और मोहित विजय के पिताजी को विजय का घर का पता दे देता है और शंभू उस पते को लेकर अपने घर आ जाता है। और शंभू घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे शारदा, आज विजय का दोस्त मोहित मिला था बाजार में और उसने बताया कि विजय इसी शहर में है। विजय कभी मुंबई गया ही नहीं था और विजय ने शादी भी कर ली और उसकी एक लड़की भी है 4 साल की। क्या विजय इसी शहर में रहता है? तुम जाओ जल्दी से और मेरे बेटे और बहू को जल्दी लेके आओ। क्या तुम्हें उनका पता मालूम है? हाँ शारदा, मोहित ने मुझे दूर से विजय का घर दिखाया था, लेकिन तुम तो जानती हो, कहीं विजय मुझे देखकर गुस्सा ना करने लगे। तुम तो उसकी आदत जानते हो कि वो मुझे बचपन से ही पसंद नहीं करता है। अरे नहीं नहीं, अब वो बड़ा हो चुका है और बहुत समझदार भी हो गया है, वो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तुम जल्दी जाओ और मेरे बेटे और बहू को ले आओ। अगर फिर भी उसने ऐसा किया तो हम उससे सारा रिश्ता तोड़ देंगे। शंभू शारदा के कहने पर अपने बेटे और बहू को लेने
चला जाता है और गेट पर ही विजय की बेटी खड़ी दिखाई देती है, जो शंभू को देखकर रोने लगती है। अरे मुनिया, तुम अंदर जाओ बेटा, मैं देखता हूँ कौन है ये। क्या पिताजी, तुम यहाँ पर भी चले आए? और देखो, मेरी बेटी भी तुम्हें देखकर डरने लगी है। तुम चले जाओ यहाँ पर, क्यों आए हो हमारे पास? हमें जीने दो शांति से, मुझे तुमसे नफरत है। तुम दोबारा कभी यहाँ पर मत आना। हाँ बेटा विजय, मैं भी नहीं आना चाहता था, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे जबरदस्ती तुम्हें और बहू को लेने भेजा था। लेकिन अब मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तुम अगर मुझे बुलाओगे तो भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। लेकिन बेटा, जैसे तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो, वैसे मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता रहती है। अब मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। विजय को अपनी गलती का एहसास होता है और विजय अपने माता पिता को घर लेने पहुंचता है। माँ, माँ, चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ और पिताजी को भी मेरे साथ लेने आया हूँ। चलो, तुम मेरे साथ ही रहना। अब मुझे पिताजी से किसी प्रकार की कोई भी गिला शिकवा नहीं है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। जब से वो तुम्हारे घर से आए थे, बहुत बीमार हो गए थे। 2 दिन तक उन्होंने ना तो खाना खाया, ना पानी पिया, और वो इस दुनिया से चल बसे। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर मेरे पास तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं था। और रही बात तुम्हारी उनसे नफरत करने की, तो बेटा, मैं आज तुम्हें वो बात बताऊंगी। उन्होंने जीते जी तो वो बताने नहीं दी, पर आज मैं तुम्हें बता के ही रहूंगी। जब तुम बहुत छोटे थे बचपन में, तब गिल्ली डंडे से तुम्हारी आंख फूट गई थी, और डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई उसको दूसरी आंख देगा तो उसकी आंख ठीक हो जाएगी। तो तुम्हारे पिताजी ने सोचा कि मैं मेरे बेटे को अंधा नहीं बनने दूंगा, और उन्होंने अपनी आंख तुम्हें दे दी और खुद एक आंख से अंधे हो गए। और वो उनका सपना था कि तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनो और उनका इलाज करो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पिताजी को हमेशा से गलत समझता आया था, लेकिन पिताजी ने मेरे लिए कितना बड़ा बलिदान किया। मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। अब तुम मेरे साथ चलो और अपनी पोती के साथ रहना, और मैं अब तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और इस प्रकार विजय को अपनी गलती का एहसास होता है और विजय अपनी माँ को अपने साथ ले जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार से मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी हमारी चैनल पे लाते रहेंगे। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा।